आज हम एक काफ़ी दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं कि ईरान और यूएई, सऊदी अरब जैसे जो अरब देश हैं, ये सब मुस्लिम देश हैं, पर आपस में खासकर जब इजराइल से जुड़े मामले आते हैं तो एक दूसरे का साथ क्यों नहीं देते? ऐसा क्यों दिखता है? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं देशों के बीच जो तनाव है उस पर थोड़ी रोशनी डालती है। ने और यहाँ ये साफ कर दें कि हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बस उन वजहों को समझना है जो इन स्रोतों में बताई गई हैं। कोशिश ये रहेगी कि ये समझें कि भाई एक मजहब होते हुए भी इनमें इतनी दूरी क्यों है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात जो एकदम सामने आती है वो है शिया और सुन्नी वाला फर्क, है ना? ईरान एक शिया बहुल देश है और ज्यादातर अरब देश जैसे आप सऊदी अरब ले लें या यूएई, ये सुन्नी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बात सिर्फ मजहब तक ही नहीं है, ये असल में सियासत से बहुत गहरी जुड़ी हुई है। अब देखिए 1979 में ईरान में क्रांति हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान अपने जो शिया विचार थे उन्हें बाहर फैलाना चाहता था। अब इससे जो सुन्नी सरकारें थीं, खासकर सऊदी अरब जैसी, उनको चिंता हुई, डर लगा कि उनके अपने देशों में जहाँ शिया आबादी है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो हुआ ये कि मजहब जोड़ने के बजाय शक और एक तरह की आप कह सकते हैं होड़ की वजह बन गया। असल में ये मामला ताकत और अपना असर बढ़ाने की लड़ाई से ज्यादा जुड़ गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ धर्म की ही बात नहीं है बल्कि भरोसे की कमी और सत्ता का खेल भी इसमें शामिल है। फिर एक दूसरा पहलू आता है, वो ये है कि ईरान की अपनी राजनीति और जिसे अरब देश कहते हैं कि वो उनके मामलों में दखल दे रहा है। जैसे क्रांति के बाद ईरान पश्चिम और इजराइल के खिलाफ हो गया और उसने फिर लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास है, यमन के हूती वो विद्रोही हैं, ऐसे गुटों को मदद देनी शुरू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। और अरब सरकारें इसे सीधे सीधे अपने अंदरूनी मामलों में दखल मानती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मिसाल के तौर पर यमन को ही देख लीजिए। ईरान वहां हूती विद्रोहियों की मदद कर रहा है और ये हूती किससे लड़ रहे हैं? सऊदी और यूएई की समर्थक सरकार से। सीरिया में भी यही हुआ। ईरान ने बशर अल असद का साथ दिया जबकि कई अरब देश उनके खिलाफ खड़े थे। तो ईरान भले ही ये कहे कि वो मुसलमानों की मदद कर रहा है, कई अरब देश इसे सीधे तौर पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की तरह देखते हैं। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये उस इलाके में ताकतवर बनने का संघर्ष है जिसमें धर्म का इस्तेमाल भी हो रहा है, ये भी सच है। और ये जो तनाव है ये कोई आज की बात तो नहीं है, शायद इसका इतिहास भी तो है पीछे। जैसे वो ईरान इराक युद्ध हुआ था 80 के दशक में, तब लगभग सारे अरब देशों ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। ईरान वो बात शायद भूला नहीं होगा। हाँ, सही कहा आपने। वो एक बहुत ही कड़वा दौर था दोनों तरफ के लिए और वो यादें बनी रहती हूँ। और देखिए आज भी ये देश सीधे तो नहीं लड़ते एक दूसरे से, पर प्रॉक्सी लड़ाइयाँ जरूर लड़ते हैं। मतलब यमन, सीरिया जैसी जगहों पर एक दूसरे के जो दुश्मन गुट हैं उनकी मदद करते हैं, एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये दुश्मनी पर्दे के पीछे चलती रहती है, ऐसा कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन हाल फिलहाल में एक और बड़ा बदलाव आया, वो अब्राहम समझौते 2020 में हुए थे ना, जब यूएई, बहरीन जैसे देशों ने इजराइल से कह लीजिए दोस्ती कर ली। इसका क्या असर हुआ है इस पूरी सिचुएशन पर? देखिए इसका तो बहुत बड़ा असर हुआ है, बहुत बड़ा। अब यूएई और इजराइल के बीच व्यापार है, तकनीक है, सुरक्षा है, इन सब में रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं। और ये समझौते एक तरह से ये दिखाते हैं कि कई अरब देशों के लिए अब शायद ईरान इजराइल से भी बड़ा खतरा बन गया है। खासकर ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और उसके जो समर्थक गुट हैं इलाके में, उनकी वजह से। तो अगर कल को मान लीजिए ईरान और इजराइल में कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है तो ये उम्मीद करना मुश्किल है कि ये अरब देश ईरान का साथ देंगे, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आगे चलकर इस इलाके में कौन किसके साथ होगा। ये समीकरण बदल रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर देखें तो अरब देश ईरान के झगड़ों से थोड़ा दूर क्यों रहना चाहते हैं? क्या ऐसा है कि वो शांति चाहते हैं, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा लड़ाई नहीं चाहते? शायद वो ईरान पर जो पाबंदियां लगी हैं उस तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहते होंगे। उनकी सोच भी शायद ईरान की जो क्रांतिकारी सोच है उससे अलग है। वो दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, मॉडर्न होना चाहते हैं। हाँ, ज्यादातर देशों के लिए यही बात है। वो स्थिरता चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहते हैं। इसमें कतर का मामला थोड़ा अलग है, ये मानना पड़ेगा। उसके ईरान से रिश्ते बेहतर हैं, गैस के भंडार भी साझा करते हैं। वो हमास से भी बात करता है और बीच बचाव की कोशिश भी करता रहता है, हमने देखा है। लेकिन कतर भी सीधे तौर पर ईरान का सैनिक साथ देने से बचता है। और ये भी याद रखना होगा कि अमेरिका का एक बड़ा फौजी अड्डा भी तो वहीं है,
तो वो एक तरह का संतुलन, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो हमने देखा कि कई सारी वजहें हैं। शिया सुन्नी मतभेद हैं, राजनीतिक दुश्मनी है, पुराना विश्वास है, ईरान की अपनी नीतियां हैं और अब ये अब्राहम समझौते। इन सब वजहों से मुस्लिम देश होते हुए भी कई अरब देश ईरान के साथ खड़े नहीं होते। तो इसका निचोड़ क्या निकालें? निचोड़ तो देखिए साफ है। जब बात अपने देश के हितों की आती है, राजनीति की आती है, ताकत की खेल की आती है और पुराने अनुभवों की आती है, तो सिर्फ मजहब देशों को जोड़ने के लिए काफी नहीं होता। यह हकीकत है। यूएई और दूसरे अरब देश अभी स्थिरता को, अपनी अर्थव्यवस्था को और पश्चिम और इजराइल से सामान्य रिश्तों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जबकि ईरान का रास्ता और उसकी सोच वो बिल्कुल अलग है। और इन गहरी दूरियों और बदलते हुए रिश्तों को देखते हुए ये सोचने वाली बात जरूर है कि भविष्य में ईरान और अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा या टकराव और बढ़ेगा, खासकर अगर दुनिया के हालात और बदलते हैं तो ये देखना होगा।